Hello everyone, welcome to Study LVR। Study LVR की इस वीडियो में हम एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। लेकिन पार्ट 2 को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले ये रिवाइज कर लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था। सो लेट्स मूव। देखो, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, इसके पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था HP टेट या कमीशन के लिए प्रिपरेशन के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। टीचिंग एग्ज़ाम में काफ़ी वेटेज रहती है इस सेक्शन की। तो इसके लिए हमने क्या किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो साइकोलॉजी या CDP का सेक्शन था उसकी एनालिसिस को स्टार्ट किया था। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश JVT का जो टेट हुआ है, TET, कब, जून वाला 16 जून 2019 को जो हुआ था, उसमें जो साइकोलॉजी या CDP का जो सेक्शन रहा था उसकी हम एनालिसिस जो है वो कर रहे थे। तो पार्ट 1 में हमने कुल मिलाकर साइकोलॉजी सेक्शन के 30 क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, प्रयोग संचालित करने का पहला मुख्य चरण क्या है। जब भी आप साइकोलॉजी में कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाते हैं, चाहे आप साइकोलॉजी में करवाओ या साइंस में करवाओ, आपको सबसे पहले हाइपोथेसिस फॉर्म करनी पड़ती है, परिकल्पनाओं का निर्माण। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला डैश में स्थापित की गई थी। तो लिम्पजिंग। लिम्पजिंग एक बेसिकली सिटी है जर्मनी में। वहां पर 1879 में विलियम बुंट ने इस जो वर्ल्ड की फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी थी उसको एस्टेब्लिश किया था। इसीलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक या मनोविज्ञान का जनक या आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक। थर्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जीन्स। जो जीन्स होते हैं जिनके द्वारा हमारा जो एक जो हमारे हेरिडिटियल फैक्टर आते हैं वो जीन्स के थ्रू आते हैं हमारे अंदर, वो कैसे कार्य करते हैं। तो पेयर और जो हमें अपने माता पिता से जीन्स मिलते हैं उनको कहते हैं जेनोटाइप। और एक मानव कोशिका में तकरीबन मिनिमम 1 लाख जीन्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा या बूंदरा के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है। तो देखो, अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी या सोशल लर्निंग थ्योरी। तो उनके अनुसार बच्चा समाज से सीखता है, और समाज में कैसे सीखता है, अनुकरण द्वारा, इमिटेशन। आइजैक ये किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो आइजैक ने जो जन्म लिया था वो जर्मन में लिया था, लेकिन जो बेसिकली इनके माता पिता थे वो ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे। तो ये बाद में इन्होंने अपना जो प्रोफेशनल करियर है वो भी ग्रेट ब्रिटेन में ही बिताया था। तो ये जो रहने वाले थे वो ग्रेट ब्रिटेन, लेकिन इनका जन्म हुआ था जर्मन में। ठीक है, लेकिन इसका आंसर था ग्रेट ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्यवहार में अपेक्षाकृत जो डैश परिवर्तन होता है उसको लर्निंग कहते हैं। तो लर्निंग कहा जाता है, व्हाट इज, सीखना क्या है, जब आपके व्यवहार में परमानेंट चेंज हो, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको पार्ट 1 में काफी डिटेल से डिस्कस किए थे। 7 टैट TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है ना, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसको 1930 में डेवलप किया था हेनरी ए मोरे और क्रिस्टीना डी मॉर्गन के द्वारा। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने इसको, देखो ये पर्सनैलिटी को टेस्ट करने का एक प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट है। और कैसे इसमें मेजर करते हैं, 31 पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक है। आपके साथ ब्लैक एंड व्हाइट जो पिक्चर है वो लाई जाती हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जाना जाता है, इससे आपकी पर्सनालिटी को असेस कर लेते हैं। ठीक है, 31 पिक्चर है कुल मिलाकर। इसमें ये पिक्चर 1 है, इसमें आपको क्या होता है, देना होता है अपने जो आपको दिख रहा होता है उसको एक तरह से जाहिर करना होता है। गेस्टॉल्ट इसका क्या अर्थ है। गेस्टॉल्ट इस बेसिकली एक संप्रदाय है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, जिसके फाउंडर हुए हैं मैक्स वर्दिमर।
कोहलर और कॉफका, कर्ट लेवेनकॉफ्का, ये साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय से संबंधित हैं, इन्होंने खोज की है। और जर्मन गेस्टाल्ट बेसिकली जर्मन भाषा का शब्द है और उस भाषा में इसका मतलब होता है एज ए होल, कॉन्टिफिगरेशन या पैटर्न। ठीक, कॉन्टिफिगरेशन बोलते हैं उस शेप को जो कंप्लीट इन शेप जो होती है उस चीज़ को बोलते हैं कॉन्टिफिगरेशन। तो इसका एग्जैक्ट मतलब होता है एज ए होल, एज ए होल। उनका इन संप्रदाय के लोगों का ये बेसिकली मानना होता है कि बच्चा पहले किसी वस्तु को पूर्ण रूप में सीखता है फिर उसके पार्ट्स पर आता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी B.F. स्किनर ने। अमेरिकन के काफ़ी फेमस जो है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं B.F. स्किनर। इन्होंने मेथड ऑफ टीचिंग भी दिया है ना, मेथड ऑफ ये मेथड ऑफ लर्निंग है OCT। और इनका एक काफ़ी फेमस और भी हैं, इनकी एक बुक है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, काफ़ी बार पूछी जाती है। और 10th क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं, ये डैश और डैश के परिणाम स्वरूप आती हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो मेनली हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो प्रोडक्ट होती हैं, है ना। तो ऑप्शन सी, एक तो एनवायरनमेंट होता है, दूसरा हेरिडिटी, वंशानुक्रम और पर्यावरण। तो ये थी पार्ट 1 को हमने डिस्कस किया, तो जो पहले 10 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, अब हम मूव करेंगे पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हम अगले 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन बच जाएंगे उनको हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनालिसिस के लिए काफ़ी टाइम लगता है, तो एक बार में हम इन सबको नहीं ले सकते। ठीक, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन पूछा गया था स्ववास्तविकीकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये किसने दी थी। इनफैक्ट मैं बोलूं इस क्वेश्चन से जो थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इसी एग्जाम में, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये किसने दी थी, अब्राहम मोस्लो, अब्राहम मोस्लो। कई बार इसको मास्लो भी बोलते हैं, अब्राहम मोस्लो, कुछ भी प्रोनाउंस कर लीजिए, अब्राहम मोस्लो। कब, 1954, ये उनकी इमेज अब्राहम मोस्लो। ये इनको फादर कहा जाता है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का, है ना। और इन्होंने बेसिकली हायरार्की ऑफ नीड्स दी है, हायरार्की ऑफ आवश्यकताओं का सिद्धांत। बेसिकली मैं आपको बताता चलूं, 2 क्वेश्चन है यहाँ से, तो इस वाले को तो समझना काफी जरूरी है। देखो, अब्राहम साइकोलॉजी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है मोटिवेशन, मोटिवेशन। उसके अंदर हम जब थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ते हैं तो इनकी थ्योरी को इनकी भी थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में, थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और इसी को और नाम भी दिए जाते हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ नीड, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ही और नाम है। आवश्यकता का सीढ़ीनुमा सिद्धांत, इसको हम ये भी कहते हैं। स्ववास्तविकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, किसी भी नाम से इसको जान लेते हैं हम। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिए, सीढ़ीनुमा सिद्धांत दिया, किसका, आवश्यकताओं का। क्योंकि हम इनका मानना था कि हमें प्रेरित करने में, हमें अभिप्रेरित करने में आवश्यकताओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और मानव की आवश्यकताओं की उन्होंने एक जो डिफरेंट लेवल पर उन्होंने डिफरेंट बताई, तो उन्होंने मानव की आवश्यकताओं को 5 जो स्तर हैं वो बताए, बेसिकली 3 स्तर बताए और 5 स्टेजेस बताए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला कि ह्यूमन की जो आवश्यकताएं वो आयु के अनुसार बदलती रहती हैं, तो उन्होंने वो बदलती हुई जो आवश्यकताएं थे उनके 3 लेवल बना दिए और उनकी 5 स्टेजेस बना दी। ठीक, वो कौन कौन सी थी, उन्हें बोला, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट the basic level of needs must be met before self actualization can be achieved। बोले जब तक आपके बेसिक लेवल, आपको बेसिक जो नीड्स है वो नहीं मिलती, आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल तक नहीं पहुंच सकते। यहां पर पहुंचना मुश्किल है जब तक, मतलब तो इसकी एक क्रोनोलॉजी है, आप पहला लेवल पहले मिलेगा, फिर उसके बाद दूसरा, आप पहले के बाद 5वें पर नहीं जा सकते। तो उन्होंने पहला जो लेवल दिया था, उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन की पहली नीड होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता। और शारीरिक आवश्यकताओं में उन्होंने बताया उसको फूड चाहिए, वाटर चाहिए, स्लीप चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है,
ये उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, ठीक है। तीन लेवल कौन कौन से थे उसने बोला, बेसिक लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो एक स्थिति है वो है, ठीक है। उसने बेसिक लेवल में, ये बेसिक नीड्स में रखा, फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स, ये उसने दो स्टेजेस को रखा बेसिक लेवल में। और सेफ्टी नीड में उसने बोला उसके पास रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, उसके पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अब सेफ्टी के लिए क्या, उसके पास रिसोर्सेज हो, एम्प्लॉयमेंट हो, फैमिली हो, हेल्थ हो, तो वो क्या क्या महसूस करेगा, अपने आप को सेफ्टी महसूस करेगा। पहले उसकी नीड ये नहीं थी, पहले उसको सिर्फ शारीरिक आवश्यकताएं थी उसकी, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो उसकी जो आवश्यकताएं वो अब सेफ्टी नीड पर आ जाएंगी। उसके बाद जब वो और बड़ा होगा तो उसकी जो आवश्यकता है वो लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, जो कि साइकोलॉजिकल नीड्स के अंतर्गत आता है, उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें उसको फ्रेंडशिप चाहिए, लव चाहिए, इन्फेंसी चाहिए, अफेक्शन चाहिए, एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद जब इनकी भी पूर्ति हो जाएगी तो उसकी जो नीड्स का लेवल है या स्टेज है वो अगली स्टेज पर चला जाएगा। उसको एस्टीम नीड चाहिए, अब वो इंडिपेंडेंस होना चाहता है, अब वो सेल्फ रिस्पेक्ट ढूंढना चाहता है, कॉन्फिडेंस में रहना चाहता है, अचीवमेंट चाहता है वो, ठीक है। जब फोर्थ जो स्टेज है उसको भी क्रॉस कर जाएगा तो वो पहुंच जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब उसकी जो इच्छाएं थी उनकी जो है वो अब प्रतिपूर्ति हो जाएगी। और जब उसकी इच्छाओं की प्रतिपूर्ति हो जाती है तब उसके अंदर ये वाली स्थिति आती है, मोरालिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट, क्रिएटिविटी, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये था उनका, इसको देखो तभी ये ट्रायंगुलर में उन्होंने दिया था, ये सीढ़ी नुमा है बेसिकली, इसलिए इसको ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं, है ना। तो रिमेंबर दिस थिंग। ये है अब्राहम मास्लो, ये उनकी हिंदी में लिखे हुए उनकी स्टेजेस, ठीक। और ये है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। सो आप इनको खुद रीड कर सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन पहली आवश्यकता जो होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड होती है सेफ्टी नीड, तीसरी आवश्यकता होती है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, चौथी आवश्यकता होती है एस्टीम नीड्स, और पांचवी जब इन चारों की पूर्ति हो जाती है तो वो पहुंच जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो उसके थ्योरी का लेवल था, इसी लेवल के नाम पर इस थ्योरी का नाम रख दिया गया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। और इसको बेसिकली हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहते हैं। हायरार्की होती है क्रमबद्धता, मतलब कि नीड्स की क्रमबद्धता। बच्चा जन्म लेगा तो पहले उसकी ये आवश्यकताएं ये होंगी, फिर सेल्फ, उसको सेफ्टी नीड चाहिए, फिर बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड चाहिए, फिर एस्टीम नीड्स की तरफ वो अग्रसर होगा, और लास्ट में जो सिचुएशन आएगी जब चारों पूर्ति हो जाएगी तो पांचवे वो अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड महसूस करेगा, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी है, इसलिए इसको हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहते हैं। मोटिवेशन, नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी है ये, क्योंकि अब्राहम मास्लो जो है वो मोटिवेशन से संबंधित उन्होंने ये सिद्धांत दिया हुआ है। अच्छा, रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, इसी क्वेश्चन में ये पूछा गया था, ठीक है, कि मास्लो के सिद्धांत के अनुसार बच्चे की प्रथम आवश्यकता क्या है। तो अभी डिस्कस किया हमने, जस्ट अभी ये क्वेश्चन इसी टेट के एग्जाम में पूछा गया था, रिमेंबर दिस थिंग। तो अभी मैंने बताया कि मास्लो का जो सिद्धांत है, उसका जो सीढ़ी नुमा सिद्धांत है, उसका जो त्रिभुजाकार सिद्धांत है, उसका जो आवश्यकता सिद्धांत है ना, या उसका जो स्ववास्तविकरण सिद्धांत है, नाम तो कहीं इसके, उसके अनुसार उसकी बच्चे की पहली आवश्यकता होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। पहली आवश्यकता क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक जरूरत। तो पहली उसकी आवश्यकता क्या है? शारीरिक, फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। और आवश्यकताओं का अनुक्रम यानी हायरार्की ऑफ नीड्स, ये किसने दी है? ये दी है अब्राहम मास्लो ने। कब? 1954। ये दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियसली, सो इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले एग्जामों के लिए। मूव करते हैं हम अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब पहले का सीखा हुआ नए सीखने में मदद करे तो अधिगम का डैश अंतरण होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। देखो, पहले इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो आपने साइकिल सीखी थी, साइकिल शुरू में आपने साइकिल सीखी, इसको सीखने में काफी टाइम लगा क्योंकि शुरू में तो बैलेंस ही नहीं बनता है, ठीक है। आपने साइकिल सीखी और जो आपके पास साइकिल सीख के ज्ञान आया, उस ज्ञान ने या उस जो ज्ञान ने आपकी काफी हेल्प की बाइक चलाने में, ठीक है। तो देखो, यहां पर साइकिल का जो ज्ञान था वो ट्रांसफर हुआ
बाय के ज्ञान को सीखने में। तो आप इसे किस तरह का अधिगम कहेंगे? क्या अधिगम का नकारात्मक ट्रांसफर हुआ? ट्रांसफर तो हुआ, क्योंकि पहले का सीखा हुआ ज्ञान जब नए ज्ञान को सीखने में मदद करे तो ट्रांसफर हुआ, लेकिन किस तरह से हुआ? नकारात्मक हुआ। शून्य, शून्य मीन हुआ ही नहीं, या सकारात्मक हुआ, या नन ऑफ दीज। तो आई थिंक अब तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को अटेंड कर लेंगे। तो किस तरीके से अधिगम का वो जो है वो स्थानांतरण हुआ? तो सकारात्मक, क्योंकि आपके पहले जो सीखा हुआ ज्ञान था उसने आपके नए ज्ञान को सीखने में काफी मदद की। तो अधिगम का सकारात्मक अंतरण हुआ, ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुई। ठीक है, और कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखो, लर्निंग में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग 3 टाइप्स की होती है। एक पॉजिटिव ट्रांसफर, एक नेगेटिव ट्रांसफर, और एक जीरो ट्रांसफर। ठीक है, जीरो ट्रांसफर का क्या मतलब होता है? अ सिचुएशन इन विच जो प्रियर लर्निंग थी, आपके पास जो प्रीवियस लर्निंग आपने की हुई थी, हैज नॉट इफेक्ट ऑन न्यू लर्निंग, उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं न्यू चीज सीखने में। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जीरो जो है वो जीरो लर्निंग, जीरो ट्रांसफर हुआ है, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुआ है। ठीक है, दूसरी पॉजिटिव ट्रांसफर, अ सिचुएशन इन विच प्रियर लर्निंग एड्स सब्सिक्वेंट लर्निंग, मतलब जो प्रीवियस आपने सीखा था वो हेल्प करेगा न्यू लर्निंग को सीखने में, तब उसको आप पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग साइकोलॉजी का। ठीक है, देखो एग्जांपल के लिए जैसे यहां पर पॉजिटिव ट्रांसफर के उसने बारे में बताया कि यूज्ड हो अनदर काइंड ऑफ लर्निंग को सीखने में, जैसे कि नॉलेज ऑफ, एग्जांपल के लिए नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी इज यूज्ड इन बायोलॉजी। देखो क्लास 6th 7th 8th में आपने क्या पढ़ी थी? ज्योग्राफी 10th तक। ठीक है, लेकिन 11th में जब आप बायोलॉजी पढ़ने के लिए जाते हैं तो नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है बायोलॉजी को सीखने में। तो हम कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग कैसे हुई? पॉजिटिव लर्निंग हुई, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुई। ठीक है, जैसे स्किल एंड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज यूज्ड इन बिजनेस, बिजनेस स्किल एंड नॉलेज इन मैथमेटिक्स आर यूज्ड इन बिजनेस। ठीक, और नेगेटिव, अ सिचुएशन इन विच प्रीवियस लर्निंग जो है वो इंटरफेसेस करे, उसमें बाधा डाले विद सब्सिक्वेंट लर्निंग, जो आप न्यू सीखने वाले हैं उसमें जो प्रीवियस लर्निंग अगर बाधा डालेगी तो उसको कहेंगे नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसका एग्जांपल देखो, एक स्टूडेंट को यह सिखाया जाता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो देन आपने पुट करना है एस एट एंड ऑफ द वर्ब व्हेन इट, ठीक है, जब सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो आपने एस लगाना है एंड ऑफ द वर्ब में। ठीक है, एंड व्हेन इट इज प्लूरल देन इट इज पुट नॉट पुट एन एस एट द एंड ऑफ द वर्ब। बट देखो ये तो उसने सीख लिया, लेकिन उसने ये, अब देखो उसने ये जो रूल है वो अपने माइंड में बिठा लिया, आगे जाकर उसको पता चलता है कि ये वाला रूल आई एंड यू जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए फॉलो नहीं हो पाता। तो जब तक वो इनके, देखो तो ये एक्सेप्शन हो गई ना इसकी, एक्सेप्शन। तो देखो उसने जो पुराना सीखा हुआ था उसने नए सीखने में उसकी जो मदद नहीं की बल्कि थोड़ी सी उसको दिक्कत पैदा की, तो इसको कहेंगे नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, है ना। इसका एक एग्जांपल, आई थिंक आप इन चीजों को समझ गए होंगे। मूव करेंगे 13th क्वेश्चन नंबर की तरफ। पूर्वाग्रह, प्रीजुडिस, प्रीजुडिस पूर्वाग्रह एक डैश अभिवृत्ति है। आप जो प्रीजुडिस करते हैं वो किस तरीके की अभिवृत्ति है? देखो प्रीजुडिस का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। चीजों को अगर आप जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं समझोगे आपको ये साइकोलॉजिकल वर्ड समझ में ही नहीं आएंगे। प्रीजुडिस का क्या मतलब होता है? पूर्वानुमान, पूर्वानुमान, जैसे पूर्व धारणाएं कह लीजिए आप इनको, ना कुरीतियां जो होती है हमारे उनको कहा जाता है प्रीजुडिस। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम आप सबसे पहले कि महिलाओं को मंदिरों के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो ये कैसा एटीट्यूड है? मान लो मेरी जो एटीट्यूड है, मेरा जो बिहेवियर है वो है प्रीजुडिस, और मेरा प्रीजुडिस क्योंकि मेरा जो ये अनुमान है कि महिलाओं को मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। तो ये जो मेरा एटीट्यूड है, देखो पूर्वाग्रह है, मतलब मेरा ये मानना है कि महिलाओं को मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। कोई लॉजिकल इसके पीछे मेरे पास लॉजिक तो है नहीं, बस एक क्या है, प्रीजुडिस है। ठीक है, एक अवधारणा है, पूर्वानुमान है। तो क्या ये विश्वासपूर्ण है, मेरा पक्षपातपूर्ण है, धनात्मक है, क्या पॉजिटिव है, या नन ऑफ दीज? तो देखो महिलाओं को मंदिरों में नहीं जाना चाहिए,
तो ये जो मेरी प्रेजुडिस है ये पक्षपातपूर्ण है, उनके साथ अन्याय कर रही है, पक्षपातपूर्ण। ठीक, जब हम डिसीजन लेते हैं कैसे, पूर्व अवधारणा या कुरीतियों के अनुसार, तो वो कैसी होती है, जब किसी के साथ वो भेदभाव कर रही हूं तो बाइस्ड होती हैं। तो प्रेजुडिस जो होती हैं, पूर्वाग्रह जो होते हैं, जो पूर्व में हम किसी चीज का पता लगाने की कोशिश कर लेते हैं, तो वो बेसिकली एक किसी के साथ अन्याय कर रही होती है। तो किस तरह का एटीट्यूड है ये, पक्षपातपूर्ण। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो आपके गांव में चोरी हुई है और आप क्या है, वहां के प्रधान हैं उस गांव के, ठीक है। आपने उन लोगों को दोषी, अब देखो, अब आपके पास लोग आए तो आपने उन लोगों को दोषी ठहराया, आपने दोषी ठहराया जो कभी कभार पहले छोटी मोटी चोरी किया करते थे। अब आपने उन लोगों को क्या कर दिया, दोषी ठहरा दिया। ठीक है, आपने इस तरह से इंसाफ किया कि वो सारे के सारे लोग दोषी हैं। ठीक है, एक के बदले आपने सबको दोषी ठहरा दिया। ठीक है, क्योंकि ये आपने पूर्व अनुमान लगाया, प्री जुडिस की, कि भाई जो पहले जो लोग चोरी वगैरह में इन्वॉल्व हुआ करते थे शायद ये उन्हीं का काम हो। लेकिन ये जो आपका एटीट्यूड है ये कैसा है, क्या विश्वासपूर्ण है? नहीं, पक्षपातपूर्ण है। क्या पता उन्होंने नहीं किया हो तो आप उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक, ये एक और एग्जांपल प्रीजुडिस का। यू में जब आप देखो, जब कोई बंदा मेंटल इलनेस रहा होता है उसकी कुछ टाइम पहले, या उसके अंदर फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो लोग उनके पास जाने से काफी ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उनके मन में प्रिजुडिस होती है कि वही वो कहीं उनको जो है वो हार्म ना पहुंचा दे, है ना। इस तरीके से पूर्वानुमान जो होते हैं, और ये बाइस्ड नहीं, ये बाइस्ड होते हैं बेसिकली। ठीक है, मूव करेंगे 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन पूछा गया था, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग। ठीक है, ने 3 स्तरों में कितनी अवस्थाएं दी? तो देखो, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने 1958 में। बेसिकली मैं आपको एक चीज बताता चलूं, नैतिक विकास के थ्योरी के लिए सबसे पहले काम किया पियाजे ने। ठीक है, पियाजे ने इस काम को किया और आधा अधूरा छोड़ के वो मूव कर गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ, संज्ञानात्मक विकास की तरफ, क्योंकि उसने ये वाला काम छोड़ दिया। उसके बाद उसके इसी काम से प्रभावित होकर कोहलबर्ग जो है वो काफी प्रभावित हुआ, उसके नैतिक विकास के जो उस पर वो कार्य कर रहा था। तो फिर यहाँ उसके इस काम को आगे कंटिन्यू किया कोहलबर्ग ने, और कोहलबर्ग ने दे दिया आगे नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक, 1958 में। तो उसके उसने 3 लेवल बताए, और प्रत्येक लेवल पर उसने 2 स्टेजेस रखी, 2 अवस्थाएं रखी, है ना। 3 लेवल 2 अवस्थाएं, तो 3, एक लेवल में 2 अवस्थाएं हैं, तो 3 लेवल में कितनी होंगी? 6 स्टेजेस। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिए और 3 लेवलों में कितनी अवस्थाएं बताई? 6, है ना, 6 स्टेजेस। उन्होंने जीन पियाजे के अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश की थी। देखो, उसकी जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो 2 सिचुएशन है, जो एक बेसिकली फैक्ट है वो बड़ी ज्यादा यूज करता है वो। उसने कहा एक, देखो स्टेजेस से हटकर भी उसने सबसे पहले वो क्या करता है, मॉरल डायलेमा प्रेजेंट करते हैं। मॉरल डायलेमा, अब मॉरल डायलेमा क्या होता है? नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा। अब देखो, नैतिकता का निर्धारण वो किस तरीके से करते हैं? मॉरल डायलेमा प्रस्तुत करते हैं डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों के सामने। जैसे उसने कहा, मॉरल डायलेमा क्या है? एक स्टोरी होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मान लो आप एक नाव में बैठे हैं, आपकी पत्नी है, माता है, और एक थैला जिसमें सोना है, वो तीनों डूब जाते हैं, और अब आप किसी एक को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको तीनों ही चीजें करेक्ट लगती हैं, मतलब नैतिक दुविधा, लेकिन वो एज टू एज वेरी करते हैं। जो हायर लेवल, जिनकी मोरालिटी काफी होगी, वो किसी और आपके पास सिचुएशन है उसको प्रेफरेंस करेंगे। ठीक है, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया था हिंज का डायलेमा। हिंज जो स्टोरी सुनाई थी उन्होंने एक, कि भाई एक हिंज नाम का व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी जो है उसको कैंसर होता है। ठीक है, और एक दिन वो काफी बीमार हो जाती है, तो उसको दवा की जरूरत होती है। ठीक है, वो एक केमिस्ट के पास जाता है, ठीक है, और उससे अनुरोध करता है कि मेरे पास जो पैसे हैं वो बेसिकली उसके पास जो है वो पैसे कम होते हैं, तो केमिस्ट जो है वो उसको दवाई देने से मना कर देता है। ठीक है, तो वो काफी अनुरोध करता है, लेकिन वो केमिस्ट नहीं मानता है। उसके बाद क्या करता है वो, उसके पास डिफरेंट सिचुएशन होती है कि क्या करे, वो अपनी पत्नी को मरने दे या फिर उस दवाई को चोरी करके अपनी पत्नी को बचा ले। तो
वो क्या करता है, उस दवाई को रात में जाकर चुरा लेता है और अपने आप को, अपनी पत्नी को बचा लेता है। फिर इन जो कोहल वर्ग हैं, ये कोहल वर्ग की स्टोरी है, वहां पर वो आपको डिफरेंट क्वेश्चन देगा कि क्या उसका ये करना कानूनी दृष्टि से सही था, क्या सामाजिक दृष्टि से सही है। अगर वो उसने ऐसा किया और अगले दिन वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है तो क्या वो सही रहेगा। तो डिफरेंट उसने सिचुएशन दे दी और अब वो जाएगा समाज के डिफरेंट पेयर्स, मतलब जो समाज में डिफरेंट एज ग्रुप के व्यक्ति रहते हैं उनके पास जाएगा, अब उनसे इन क्वेश्चनों के आंसर लेगा। इससे निर्धारित होगी मॉरल जो उसकी व्यक्ति की मॉरल डेवलपमेंट का, जो उसको पता चलेगा कि वो किस स्टेज के अंदर जा रहा है। इसी बेसिस पर उसने क्या किया कि 3 लेवल बताए और 6 स्टेजेस बताए, क्योंकि वो बच्चों के पास भी गया, यूथ के पास भी गया और जो हमारे ओल्ड एज थे उनके पास भी गया, तो उसको डिफरेंट आंसर प्राप्त हुए है ना। और ये सब देखो, सबसे पहले आता है मॉरल डायलेमा, और जो मॉरल डायलेमा को हल करने के लिए हम अपनी सोच का यूज करते हैं, या वो होती है मॉरल रीजनिंग। ठीक है, मॉरल रीजनिंग। अब इसके आधार पर हम उत्तर देंगे। तो उसने 3 लेवल कौन से बताए, एक बताया प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा था कन्वेंशनल लेवल और तीसरा था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, परंपरागत स्तर, सॉरी पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। तो पहली द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ये स्टेजेस हैं, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये थ्योरी जो दी थी वो दी थी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दी गई थी, मोर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं ये, 1958 में इन्होंने ये दी थी। बाकी इनकी थ्योरी को, जो स्टेजेस हैं उनको काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे जब हम चैप्टर वाइज जो हैं वो साइकोलॉजी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपने यही याद रखनी कि 3 लेवल थे और प्रत्येक लेवल में 2 स्टेजेस थी, तो कुल मिलाकर 6 स्टेजेस हुए। ये हैं उनके हिंदी में। 15th क्वेश्चन जो पूछा गया था, फ्राइड ने दिया व्यक्तित्व का मॉडल, इसकी संरचना की उन्होंने। फ्राइड का जो व्यक्तित्व का मॉडल जो था उसकी उन्होंने संरचना की, जिसके उन्होंने 3 भाग बताए। कौन कौन से? इद, इदम, अहम तथा डैश। तो तीसरा पूछ रहा है कि तीसरा क्या था, है ना, तीसरा क्या था? तो देखो, मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी ये दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है, ये इसने क्वेश्चन में ही बताया कि मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी का जो कंस्ट्रक्शन किया था, जो उसको डिजाइन किया था, वो सिगमंड फ्रॉइड ने किया था। और इसके उसने 3 पार्ट बताए थे, एक है इद, ईगो, तो तीसरा कौन बचा? सुपर ईगो, है ना, इदम, अहम और परम अहम। अब ये होते क्या, मैं आपको बताता हूं। ये है इद, ईगो और सुपर ईगो। देखो, इन्होंने फ्रूड ने दी थी साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सिगमंड फ्रॉइड। उन्होंने 3 टर्म एक्सप्लेन की, इद, ईगो और सुपर ईगो। इन्होंने कहा कि इद जो है वो हमारे स्वार्थीपन को दर्शाता है। ठीक, इंस्टिंक्ट्स, जो हमारी इच्छाएं होती हैं हमारी, जिनकी प्रतिपूर्ति नहीं हुई होती हैं, और ये तो सीमित नहीं होती ना, ये उनकी हमारा जो स्वार्थीपन है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये उस सिचुएशन को दिखाता है शैतान प्रवृत्ति। देखो, शैतान प्रवृत्ति। ठीक, ईगो क्या करता है? जो हमारे पास रियलिटी में है ना, हमारे पास, उससे हमें अवेयर करवाता है। आपने कभी फिल्मों वगैरह में देखा होगा, जब एक आदमी सोच रहा होता है तो उसके कंधे पर 2 आदमी बैठ जाते हैं, एक उसको पॉजिटिव डायरेक्ट करता है, एक नेगेटिव करता है। ये वही सिचुएशन है। ठीक, और एक हम होते हैं जो बीच में फंसे होते हैं। तो बीच में हम, एक साइड में शैतान जो हमें गलत रास्ते पर लेके जाएगा, और एक जो हमारे पास एक एलियन कहेंगे इसको, या ये वाला जो होती हैं वो हमें सुपर ईगो, ठीक है, जो मोरालिटी की तरफ हमें लेके जाएगा, एक सही स्तर से भी काफी ऊंचे स्तर पर सोचने की बात करेगा। ठीक है, तो इद, इंस्टिंक्ट, ईगो हमें दिखाता है रियलिटी, और सुपर ईगो हमें दिखाएगी मोरालिटी। ठीक है, तो इद जो है is the primitive and instinctual part of the mind that contain sexual and aggressive drives। aggressive जो drives होते हैं हमारे पास, है ना, कि जिनकी प्रतिपूर्ति के लिए हम काफी ज्यादा हमारा स्वार्थीपन रहता है उनमें, एंड हिडन मेमोरीज, वो ईद के अंदर आती है सारे। सुपर ईगो क्या करेगा? प्रमोट्स एज द मॉरल कॉन्शियसनेस।
मॉरल कॉन्सेप्ट, हमारी नैतिकता को जगाने की कोशिश करेगा कि नहीं ये सही नहीं है ना। और ईगो जो साधु टाइप की प्रवृत्तियां होती है वो हमारे सुपर ईगो द्वारा दी जाती है हमें, ठीक है। और ईगो क्या करता है, एक रियलिस्टिक पार्ट होता है ना। ये जो है वो प्रेजेंट टाइम की हम जो चीज हैं वो हमें उससे अवगत करवाता है, और ये मीडिएशन का काम करता है बिटवीन द डिजायर ऑफ द इद एंड ईगो। तो ईगो, इद और सुपर ईगो के बीच में मध्यस्थता का काम करता है। मतलब एक तरह का ईगो क्या है, वकील है, वकील। जैसे किसने एक एग्जांपल से समझाने की, ये माइंड के पार्ट हैं, ठीक है, माइंड के। ईद में क्या है कि ये कह रहा है कि कोई मीटिंग चली हुई है और उसका कुछ खाने को मन कर रहा है, ठीक है, दूसरी बार। पहली बार तो सबने खाया, लेकिन इसका दूसरी बार कर रहा है। लेकिन नहीं, ये कह रहा है सुपर, देखो ईद आप इसकी बात भी सुनेगा, इसकी बात, और लास्ट में इनको प्रेजेंट सिचुएशन के आधार पर इनको निर्णय लेने के लिए मजबूर करेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यू कांट डू दैट बिकॉज यू आर इन द मिडल ऑफ एन इंपॉर्टेंट मीटिंग। तो ये देखो, ये सुपर ईगो सलाह दे रहा है, लेकिन फाइनल डिसीजन देने की बात, या भी इनके दोनों के बीच में मध्यस्थता बनाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो जाए, ये भी सेटिस्फाई हो, तो ये काम करेगा ईगो, ठीक। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साइकी का अर्थ है डैश, और लोगस का अर्थ होता है नॉलेज। जब हम साइकोलॉजी को स्टार्ट ही करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट है क्या, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, मनोविज्ञान को इंग्लिश लैंग्वेज में कहा जाता है, या आंग्ल भाषा, विदेशी भाषा में इसको साइकोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी जो है वो ग्रीक, जिसको इंग्लिश में यूनानी कहेंगे, ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है साइकी, एक है लोगस, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब तो हमसे पूछा है, लोगस का मतलब होता है नॉलेज, स्टडी या साइंस, है ना, और आत्मा। तो साइकी का अगर देखें तो ग्रीक या यूनानी भाषा में अर्थ होता है आत्मा। साइकी का अर्थ क्या होता है, आत्मा, है ना, आत्मा। तो साइकोलॉजी का क्या अर्थ लिया गया पहले, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का ज्ञान या आत्मा का अध्ययन, उसको कहा गया साइकोलॉजी। लेकिन बाद में ये अटपटा सा लगा, तो बाद में साइकी के अर्थ को चेंज किया जाता गया। बाद में आत्मा को निगलेक्ट करके इसका अर्थ लगाया गया माइंड। साइकी का अर्थ अब दूसरी बार क्या लगाया गया, माइंड। तीसरी बार लगाया गया चेतना। चौथी बार, आज चौथी और 4 स्टेजेस हुई हैं इसके अर्थ में चेंज की, आज है व्यवहार। तो देखो, ये तो हमने साइकी के अर्थ ले लिए, साइकी का अर्थ हमने मन बना दिया, फिर चेतना बना दिया, लेकिन व्यवहार बना दिया। लेकिन साइकी का वैसे मतलब क्या था, जर्मन की जो टर्म है या ग्रीक या यूनानी भाषा की जो शब्द है साइकी, इसका एग्जैक्ट मतलब तो आत्मा ही है ना। बाद में हमने चेंज कर दी, वो अलग बात है, लेकिन साइकी का अर्थ है तो आत्मा ही ना। तो ऑप्शन ए, ठीक है। आज जो हम साइकी का अर्थ लेते हैं वो है व्यवहार, इसलिए साइकोलॉजी को कहा जाता है द स्टडी ऑफ बिहेवियर। और स्टडी ऑफ बिहेवियर की जो ये डेफिनेशन है, इसको लाने में मुख्य योगदान रहा है जेवी वॉटसन का। इनको कहा जाता है व्यवहारवाद का जनक। इन्होंने व्यवहारवाद की स्थापना की थी 1913 में। ये कुछ इमेजेस, मीनिंग एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो जो साइकोलॉजी वर्ड है वो ड्राइव किया गया ग्रीक वर्ड साइको प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता था सोल, साइकी का मेन ही सोल है, वो हमने बाद में अपने आप से लगा लिए कि माइंड बना दिया इसको, बट लोगस का मतलब साइंस, स्टडी या नॉलेज हो सकता है। और इसकी फर्स्ट स्टेज में इसको स्टडी ऑफ द सोल डिस्क्राइब किया गया। सेकंड स्टेज आई तो उसको 4 स्टेजेस रही है ना, द स्टडी ऑफ माइंड डिस्क्राइब किया गया, फिर स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, फिर स्टडी ऑफ बिहेवियर। यहाँ 2 ही है, और ये है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। अगर आज हम साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं तो व्यवहारवादी जो समुदाय उसको लाने में मुख्य योगदान आया जेवी वॉटसन का, ठीक है। इनको साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ऑब्जर्वेबल ना, जिसको देखा जा सके। और इन्होंने ये चीज जो है वो 1913 में लाए थे। वो इन्होंने बिहेवियरिज्म पर एक मोस्ट फेमस जो है वो लेक्चर दिया था 1913 में। 17 क्वेश्चन है, फ्राइड ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी। फ्राइड, सिगमंड फ्रॉइड, इन्होंने कौन सा जो संप्रदाय है उसको एस्टैब्लिश किया था। तो फ्राइड ने दिया था, देखो मैंने अभी आपको बताया इद, ईगो और सुपर ईगो के जो कॉन्सेप्ट थे वो किसने दिए थे, आपके सिगमंड फ्रॉइड ने। और सिगमंड फ्रॉइड ने ये सारी बातें की हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में, साइको एनालिटिकल थ्योरी, ठीक है, साइको एनालिटिकल थ्योरी, ये जो उन्होंने थ्योरी दी थी। तो उन्होंने कौन से संप्रदाय से संबंधित रखते हैं वो
मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, तो मनोविश्लेषण उनका संप्रदाय। ठीक है, उन्होंने 3 टर्में दी हैं अपनी थ्योरी में, 3 नहीं बेसिकली 6 टर्में। ईगो, सुपर ईगो, ये मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी के भाग हैं, और एक कॉन्शियसनेस, चेतन, सब कॉन्शियसनेस अर्ध चेतन, और अनकॉन्शियसनेस अचेतन। तो उन्होंने जिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को एस्टैब्लिश किया था वो था साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण संप्रदाय। ठीक है, क्योंकि इनकी थ्योरी का नाम ही साइको एनालिटिकल थ्योरी है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो इनका संप्रदाय मनोविश्लेषण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको भी बताया, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मैंने आपको आंसर ही बता दिया। तो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ मोस्ट अदर हार्मोन्स, सेक्रेट्स ग्लैंड्स। जो हार्मोन, जो सेक्रेट्स ग्लैंड्स होते हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़। देखो, ये भी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड है, लेकिन इसका स्वयं के अलावा और दूसरे जो हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड है उन पर भी काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण रहता है, उनकी एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। इसके लिए, इसीलिए इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। इसका साइज आपको एक मटर देखें आपने खाने वाले मटर, उसका एक मटर उठाओ उसकी तरह देखने को मिलेगा। ये रही उसकी इमेज, देखो, ये मीट योर बॉडीज मास्टर ग्लैंड, दैट इज पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ये है उसकी इमेज। यहाँ पर माइंड में इस पार्ट पर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखिए इसकी इमेज, यहाँ पर भी बताई उसने, ये मटर के दाने की तरह आपको इसकी शेप दिखेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड। एक और होता है हाइपोथैलेमस, लेकिन ये सारे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसका फंक्शन क्या होता है? जो सेक्रेट, जो हार्मोन्स होते हैं, जो सेक्रेट्स होते हैं, उनको क्या करना? ब्लड स्ट्रीम में भेजना, इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। ये बेसिकली क्या काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड? जो भी हार्मोन्स, सेक्रेट हार्मोन होते हैं, उनको आपके खून में प्रवाहित करना इसका मुख्य काम होता है। ठीक है, तो और इसके अलावा इसका काफी योगदान रहता है ह्यूमन की ग्रोथ में। ये जो ह्यूमन की हाइट बढ़ती है, हमारी जो हाइट बढ़ती है, उस हाइट को बढ़ाने में काफी ज्यादा जिस ग्लैंड का योगदान रहता है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और ये बेसिकली इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, अंतःस्रावी जो हमारी प्रणाली है उसका पार्ट है। इंडोक्राइन जो सिस्टम होता है उसमें इंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स क्या है? बेसिकली ये फैमिली, एक परिवार है। देखो, इंडोक्राइन सिस्टम में काफी एक फैमिली ऑफ हार्मोन्स है, जिसके अंदर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड आता है, थायराइड ग्लैंड आता है। ये सारे के सारे इंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट हैं। ये इंडोक्राइन सिस्टम बेसिक, और ये जितने भी इसके अंदर हार्मोन आते हैं वो सारे के सारे अपने हार्मोन जो है वो सेक्रेट करते हैं ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम रक्त में प्रवाहित करते हैं। ठीक, इसी से जुड़ा अगला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, आगे देखना, रिलेट करते हैं चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखो, मैंने आपको भी बताया इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां मीन इंडोक्राइन ग्लैंड को आप डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये अपने हार्मोन कहां से स्रावित करती हैं? डायरेक्टली इन ब्लड, है ना, इन ब्लड। तो मैंने आपको अभी बताया इंडोक्राइन ग्लैंड एक फैमिली ऑफ ग्लैंड है, उन ग्लैंडों की बेसिकली फैमिली ऑफ ग्लैंड है जो सारे के सारे अपने जो हार्मोन है वो सेक्रेट करते हैं थ्रू ब्लड स्ट्रीम। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड है इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। व्हाई? बिकॉज ये सेक्रेट करते हैं देयर हार्मोन्स, अपने हार्मोन्स को कहां छोड़ते हैं? थ्रू इन द ब्लड में छोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, हाइपोथैलेमस, कुछ इमेजेस हैं, देखो ये हैं कुछ मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे कि पिट्यूटरी, ये इसके रोल, ठीक है, पीनल, थायराइड, यहां पर ये हाइपोथैलेमस, यहां पर थैलेमस, है ना, और टेस्ट ओवरीज, ठीक है, पेनक्रियाज, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे के सारे कैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? बेसिकली फैमिली ऑफ ग्लैंड्स जो कि अपने हार्मोन्स है उनको ब्लड स्ट्रीम में अंदर सेक्रेट करती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे पुनर्वलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। आगे देखो, ये क्वेश्चन भी दूसरी बार आ गया। मैंने आपको जब पार्ट 1 पढ़ाया था, अभी रिकैप भी कराया, तो मैंने आपको बताया था थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट को किसने दिया था। तो थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट एक मोटिवेशनल थ्योरी है,
थ्योरी ऑफ लर्निंग भी है, कह सकते हैं इसको, ये दी थी B.F. स्किनर ने। अमेरिकन व्यवहारवादी हुए हैं B.F. स्किनर। देखो उन्होंने, ये उनकी थ्योरी ऑफ लर्निंग और मोटिवेशन है, ठीक है। इसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी की तरह ही है, क्योंकि इस थ्योरी में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन की बात की है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी इन्होंने दी थी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। देखो B.F. स्किनर ने थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट थी, पुनर्वलन का सिद्धांत, पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है रीइंफोर्समेंट, इसका ध्यान रखना आपने। और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी, उन्होंने प्रयोग किया चूहे पर, है ना। और एक स्किनर बॉक्स था, जो चूहा को कैद करने वाली जो होती है उसको उन्होंने स्किनर बॉक्स का नाम दिया था। एक उन्होंने, देखो दो तो थ्योरीज होगी, एक उन्होंने मेथड ऑफ टीचिंग भी दिया, क्या, प्रोग्राम लर्निंग, अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन, ये कॉन्सेप्ट भी उन्होंने दिया, किसने, B.F. स्किनर ने। और इसके बाद में दो ब्रांचेस निकल कर आई थी, एक लीनियर और दूसरी ब्रांचिंग। तो लीनियर ब्रांच का उद्भव किया B.F. स्किनर ने, और ब्रांचिंग जो इसकी शाखा थी उसको दिया नॉर्मन ए क्राउडर ने, ठीक है। इनकी एक बड़ी फेमस बुक भी है, प्रीवियस पार्ट में भी मैंने आपको बताया था, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, है ना, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, इनकी बुक का नाम है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है ये। और आपको ये पता होना चाहिए कि रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी होती है, जैसे कि रिवार्ड की फॉर्म में जो आप देंगे, एज वेल एज नेगेटिव भी होते हैं जो पनिशमेंट की फॉर्म में आप देंगे। तो रीइंफोर्समेंट पर काफ़ी बल दिया था B.F. स्किनर ने। तो ऑप्शन डी, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट जो है वो मोटिवेशनल थ्योरी है, ये B.F. स्किनर ने दी है। देखो ये है B.F. स्किनर, है ना, बुराज फ्रेडरिक स्किनर, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और बिहेवियर, किस तरह से, व्यवहारवादी, बिहेवियरिस्ट, ठीक। तो इन्होंने रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी, ये काम किया। दूसरे पे उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ये कुछ भी कह सकते हैं, 4-5 नाम है इसके ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के। तो आप इनके, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया था चूहे पर, और ये जो इनका स्किनर बॉक्स, ठीक है, ये उनकी कहानी, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखो 1, 2 और तीसरा इन्होंने काम किया प्रोग्राम लर्निंग पर, प्रोग्राम्ड लर्निंग पर। ये वाली जो टीचिंग मेथड है, मेथड ऑफ टीचिंग, ये भी इन्होंने ही दिया। इसके बाद 2 टाइप्स बने थे, लीनियर वाला इन्होंने दिया था, और ब्रांचिंग वाला जो टाइप था वो दिया था नॉर्मन ए क्राउडर ने। उसके बाद उनकी एक बुक भी है जो काफ़ी फेमस है, बुक तो उनकी काफ़ी है, लेकिन ये बुक पूछी गई इसलिए मैं इसको डिस्कस करता रहता हूँ। B.F. स्किनर की एक बुक पूछी गई थी, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, ये उनकी बुक का नाम है ना। तो ये थे, देखो कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन है। पार्ट 1 में 10 डिस्कस किए, पार्ट 2 में अगले 10 डिस्कस कर लिए, रिमेनिंग के जो बचे हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, 10 क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले इन 10 क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी थी, इसको दिया था मॉस्लो ने, अब्राहम मोस्लो। तो ऑप्शन सी, थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज गिवन बाय अब्राहम मोस्लो। सेकंड क्वेश्चन, जब पहले का सीखा हुआ नए सीखने में मदद करे तो अधिगम का सकारात्मक अंतरण उसको कहेंगे, सकारात्मक, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस जो होते हैं वो एक तरह के पक्षपात पूर्ण निर्णय होते हैं, बाइस्ड, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया। 3 लेवल थे और 3 लेवल में 6 जो उसकी स्टेजेस उसने डिस्क्राइब की थी। 15th क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, फ्राइड का जो व्यक्तित्व के मॉडल की संरचना की थी, इसके 3 भाग थे, इद, ईगो और सुपर ईगो। साइकी का अर्थ होता है ज्ञान, साइकी का अर्थ जो होता है वो होता है ज्ञान। 17th क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, फ्राइड ने जो संप्रदाय से संबंधित रखते हैं वो है मनोविश्लेषण। 18th, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और 19th, जो हमारे पास इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि अपने हार्मोन जो है वो डायरेक्टली ब्लड में भेजते हैं, सेंड करते हैं, उनको सेक्रेट करते हैं, ठीक है।
और 20th क्वेश्चन जो डिस्कस किया जो थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट थी वो BF स्किनर ने दी थी। नाउ गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको यहाँ से कुछ जानने सीखने को मिला होगा। सो एट लास्ट, थैंक्स अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।